नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक की जो सभी क्लासों के लिए, प्राइमरी के लिए, मिडिल क्लासों के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। तो सभी बच्चे इस क्लास को ध्यान से सुने। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला हिंदी भाषा के लिए आधार का काम करता है, क्योंकि हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्ण होता क्या है। वर्णमाला तो बाद में करेंगे, पहले हमें वर्ण का पता हो, वर्ण होते क्या है। वह छोटी से छोटी ध्वनि या लघुतम, लघुतम का मतलब भी सबसे छोटा होता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी हम उसको और उसको तोड़ नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा छोटा उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबसे छोटा है, पहले से ही इतना छोटा है कि उसके हम और टुकड़े कर ही नहीं सकते, लघुतम ध्वनि। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण इसके दो भेद होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो आइए बात करते हैं इसके पहले भेद की। तो वर्ण के भेद हैं वो दो होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहता है, यानी स्वर और व्यंजन को हम ऐसे क्रमबद्ध ढंग से, एक ऐसे व्यवस्थित तरीके से इनको लगा दें जिससे ये एक वर्णमाला का रूप धारण कर लेता है। तो वर्णों के व्यवस्थित का मतलब इनको अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से इनको लिखें, याद करें, पढ़ें, तो इनको वर्णमाला का हम रूप दे देते हैं। आइए बात करते हैं वर्ण के पहले भेद की, स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण का मतलब बोलने में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी बोलते समय किसी प्रकार की रुकावट ना हो, या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, या जिनको बोलने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। एक और डेफिनेशन है इसकी, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वही बात है जिसको अलग ढंग से हमने बता दिया। जिन स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वर्ण ध्वनि या ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे वर्ण जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि या अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। लेखन की दृष्टि से 13 आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चे अगर लिखते हैं तो ऐसे तक 13 होते हैं। लेकिन जब हम वाचन की दृष्टि से बात करते हैं या मात्रा की दृष्टि से बात करते हैं तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही मानी जाती है, ऐसे औ तक। अब जो दो बच गए, लास्ट वाले दो, उनको हम कहाँ लेंगे? आप इसके लिए पूरी वीडियो देखें, उनका भी इसमें जिक्र आएगा। उनको नाम क्या दिया गया है हिंदी भाषा में। मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर के दो भेद होते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो हिंदी में जो स्वर है उसके दो भेद हम मानते हैं। पहला इसका जो भेद है वो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम अर्थात एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, लघु या छोटा। इनकी संख्या 4 होती है, ए, ई, उ, री। यानी ये एक मात्रा वाले स्वर कह सकते हो, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, कम टाइम लगता है, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 स्वर हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगा, या फिर कह सकते हो इनको बोलने में 2 मात्राओं जितना समय लगा। अब ए को बोलें, जैसे क है, क में ए की मात्रा है, इसमें टाइम कम लगा।
क्योंकि एक मात्रा वाला इस स्वर का के व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा हम बात करें का, इसमें आ जुड़ गया, यानी ऐसे 2 गुना टाइम इसके अंदर लग गया। ठीक है, तो ऐसे इनकी हम पहचान कर सकते हैं। मात्रा का मतलब बोलते समय जितना टाइम लगता है हमें, उसको मात्रा कहा गया है। वाचन में जो समय लगता है बोलने में, उसको मात्रा के आधार पर हम इसको विभाजित कर सकते हैं भी किस स्वर में कम टाइम लगा, किस में ज़्यादा टाइम लगा। अब इसके बाद बात करते हैं टोटल स्वर हमने बात की थी। ये देखो अभी कि स्वरों की जो संख्या है वो 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ह्रस्व स्वर में हम बात करते हैं 4 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में बात करें 7 स्वर होते हैं। 7 और 4 11, टोटल जो स्वर है वो 11 यहाँ कंप्लीट हो गए। अब इसका एक कई बार बुक्स में हमने तीसरा भेद भी पढ़ा है। इन स्वरों के 3 भेद हम पढ़ते हैं। प्लुत स्वर तीसरा इसका नाम है। तो प्लुत स्वर की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। जिन स्वरों के उच्चारण में यानी बोलते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है या 3 मात्राओं जितना समय लगता है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ना ही तो हिंदी भाषा के अंदर 3 मात्राएं होती, 1 मात्रा और 2 मात्रा ही हम काउंट करते हैं, गिनते हैं। इनके जैसे ही स्वर हैं, तो 3 मात्राओं वाले स्वर भी नहीं हैं। तो अब बुक्स के अंदर इसके एग्जाम्पल हमें क्या मिलेंगे? ह्रस्व स्वर में तो ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे ए ई उ री। दीर्घ स्वर के अंदर आ ई उ ए आई ओ औ, ये इनके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन जब प्लुत स्वर के एग्जाम्पल हम देखते हैं तो डेफिनेशन मिलती है कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। और इनके एग्जाम्पल क्या मिलेंगे? हे राम, अरे, ओम, इस तरह के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। इनका मतलब क्या है? ह्रस्व में कम लगा, दीर्घ में दुगुना लगा, प्लुत में 3 गुना लगा। ऐसे बड़ा आ हो गया, 2 गुना टाइम लग गया। अब आ से बड़ा क्या साउंड है, क्या ऐसी ध्वनि है जिनसे ऐसे आ से फिर बड़ी ध्वनि हम निकाल सकें? इसके लिए क्या है? हे, अरे, ओम, आम। कहने का मतलब जिसमें साउंड और ज़्यादा लंबी हो, बड़ी हो। इसके लिए कोई इसका स्वर का एग्जाम्पल नहीं है, इसके लिए शब्दों को जोड़ दिया इसके साथ प्लुत स्वर के। इसीलिए इस भ्रांति को दूर करने के लिए हम क्या काम करते हैं, या हमारे जो शिक्षाविद हैं हिंदी भाषा को आगे ले जाने के लिए हिंदी शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, इन्होंने क्या काम किया? प्लुत स्वर को हिंदी में स्वरों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यानी प्लुत स्वर कोई इसका भेद नहीं होता। मात्रा के आधार पर इसके 2 ही भेद माने जाते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये एक नोट करने वाली बात आप लोगों के लिए। हाँ, समझने के लिए आप प्लुत स्वर को समझ सकते हो भी ऐसी ध्वनि जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, वो स्वर का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई शब्द बन जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं इसके पार्ट 2 की। पहला पार्ट हमने स्वर का पढ़ा था, उसके अंदर हम स्वरों की बात की थी, स्वर किसे कहते हैं, भेद कितने होते हैं, वो सारी की सारी बातें हम कर चुके हैं। वर्णमाला, इसका दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं व्यंजन का, यानी स्वर वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। पहला क्या था? स्वर था। दूसरा क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन की डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ बाधित होकर, बाधित का मतलब जिसमें कुछ रुकावट आए, कुछ बाधा आए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ बाधित होकर अर्थात रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इनकी कह सकते हो, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जाए, या जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 है। कई बुक्स में आप 33 भी पढ़ सकते हो, तो वो भी ठीक है, 39 भी ठीक है। तो 33, जैसे जैसे क्लास का लेवल आपका बढ़ता है तो जो इनके व्यंजन के अन्य जो भेद हैं वो भी इसमें काउंट हम कर लेते हैं। कुल वर्णों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 हैं। कई बुक्स में आप 44 पढ़ोगे, कई इसमें 48 पढ़ोगे। तो जैसे बच्चों का लेवल होता है उसी आधार पर इनको पढ़ा सकते हैं। तो हम टोटल 52 वर्णों की बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला के अंदर जो 52 वर्ण हैं उन्हीं की बात करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है, यानी स्वर और व्यंजन का जो वर्गीकरण कौन से होते हैं, क्या नाम दिया गया है, उनको हम इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो हम 11 जो स्वर है वो पढ़ चुके हैं ऐसे औ तक, तो वो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, पहले आप शुरू में वो देख सकते हो। इसके बाद हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो याद रखना है आपको, टोटल हमें 52 पढ़ने हैं, तो 11 हमारे पास हो चुके हैं, 11 स्वर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे
व्यंजन की। तो व्यंजन के अंदर हमारा पहला पार्ट है स्पर्श व्यंजन का। इन्हें स्पृष्ट या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इनके दूसरे नाम हैं। कुल ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 25। इनके अंदर वर्गों की बात आती है, यानी क वर्ग, 5 वर्ग होते हैं इनके अंदर, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये इनके वर्ग हैं। तो हर वर्ग के अंदर 5 व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग के अंदर आता है। इसी तरीके के अंदर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग के अंदर त, थ, द, ध, न। ट वर्ग के अंदर प, फ, ब, भ, म। ये आपके स्पर्श व्यंजन है, इनका उच्चारण हम सही तरीके से कर सकते हैं। तो 25 ये हो गए हमारे। अब स्पर्श व्यंजन के बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कुल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी ध्वनि स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित है, और ये या इनको बोलते समय ना ही तो ऊष्मा पैदा होती, ना ही ये किसी स्पष्ट रूप से हमारे मुख के अंदर किसी भाग से स्पष्ट रूप से टच नहीं करते। ये मतलब इनकी ध्वनियाँ इनके मध्य में स्थित है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा गया है। ऊष्म व्यंजन, इसके बाद ऊष्म का मतलब घर्षण, गर्मी, संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा गया है, जो संघर्ष करते हैं। तो इनको इसीलिए इनकी संख्या 4 है और इनको संघर्षी व्यंजन कहा गया है। तो ये 4 कौन कौन से हैं? तो श, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं, जिनको बोलते समय ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, घर्षण होता है, संघर्ष करना पड़ता है बोलते समय। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त का मतलब मिले हुए, इकट्ठे। इनके अंदर कम से कम 2 व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ग, स्र। क्ष, त्र, ग, स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। ये 4 ध्वनियाँ ये हो गई हमारी। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। ये 2 होते हैं, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। उत्क्षिप्त टकराए और वापस आए, ताड़नजात का ताड़न बिजली होती है, बिजली की झटके के समान इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। तो इनका उच्चारण कैसे करेंगे? एक तो अड़ है, देखो ये 3 प्रकार के इनके सिंबल होते हैं। एक तो अड़ है जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा होता है, जिनको आप देख भी सकते हो। जैसे एक तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 3 प्रकार के हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे एक तो ये है जिसके नीचे चिन्ह लगा होता है, दूसरा ये जिसको आप साइड में जिसके नुक्ता चिन्ह होता है, यहाँ पे एक होता है, 2 साइड में लग गए, तो एक ये होता है, और तीसरा इसी प्रकार का होता है ये वाला। यानी 3 एक जैसे चेहरे वाले वर्ण हैं, तीनों के नाम अलग है, प्रयोग अलग होता है, उच्चारण अलग अलग होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो पहले नंबर पे आता है ये वाला, इसको हम अंग कहते हैं। क वर्ग का अंतिम अक्षर होता है, जिसके साइड में डोट या चिन्ह कह सकते हो या नुक्ता चिन्ह को बोलते हैं, वो होता है जिसके साइड में लगा होता है, न कि नीचे। ये क वर्ग का अंतिम होता है, ये क वर्ग का अंतिम पहले नंबर पे इसको हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे, जिसके जो नुक्ता चिन्ह है वो ना साइड में होता ना नीचे होता, इसको ड बोलते हैं, ट ठ ड, ड ड डमरू वाला। तीसरे नंबर पर हम इसको पढ़ेंगे, जो किसी भी वर्ग में नहीं है लेकिन इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम सड़क लिखते हैं, सड़क, तो ये इसका प्रयोग है अड़, इसकी ध्वनि अड़ है, जिसकी नुक्ता चिन्ह नीचे लगा होता है न कि साइड में। आप लेखन की दृष्टि से ट वर्ग के अंदर इसको लिख सकते हो अंत में, ट ठ ड ढ ण, इसके बाद में लिख सकते हो, लेकिन इन दोनों का प्रयोग अलग है, इनका वर्ग कैटेगरी अलग है, इनका नाम अलग है। तो ये 2 ध्वनियाँ हमारे पास है, अड़ और अड। अब ये बच गई हमारे पास ये वाली ध्वनि, इसको अड कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के इनके सिंबल होते हैं, एक तो ये है जिसके नीचे डोट नहीं लगा होता, चिन्ह नहीं है, और एक ये है जिसके नीचे डोट या चिन्ह होता है। इसका हम प्रयोग करते हैं ट वर्ग के अंदर, ट ठ ड ठ, ढ ढक्कन वाला। इसका हम प्रयोग करते हैं जो किसी वर्ग में नहीं है, और दूसरे नंबर पर इसको हम याद कर सकते हैं,
ये किसी वर्ग में नहीं आता। इसका प्रयोग या उच्चारण पहले बता दूं, इसका अड, अड का उच्चारण है इसका, जैसे चंडीगढ़, ये इसका हम उच्चारण करते हैं, चंडीगढ़, अड की इसकी साउंड आती है। तो ये इसका उच्चारण है, ये दो अलग अलग प्रकार से होते हैं, हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो ये इनके सही उच्चारण है, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। अब अगली ध्वनियाँ हमारी दो बच गई, अयोग वाह, जिनके बारे में हम स्वर वाले टॉपिक के अंदर पार्ट 1 के अंदर बात कर रहे थे, जो स्वरों के अंत में होते हैं, यानी 12वें और 13वें नंबर पर हम इनको लिखते हैं। अयोग वाह वर्ण, ना स्वर है ना व्यंजन है, इनकी ध्वनियाँ ना स्वर है ना व्यंजन है। इनका लेखन की दृष्टि से प्रयोग तो हम करते हैं स्वरों के साथ, वाचन की दृष्टि से इनका प्रयोग होता है व्यंजन के साथ। अब इनको अयोगवा क्यों कहा गया है? अंग, स्वर क्या कहते हैं, हमें बोलते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो इनका उच्चारण करके देखते हैं। अंग, ग की साउंड आ रही है, ग का मतलब व्यंजन है, दूसरी ध्वनि भी आ रही है, इसका मतलब ये स्वरों में नहीं आते। इसमें है की साउंड आ रही है, मतलब इसमें दूसरी ध्वनि आ रही है। स्वर कहते हैं हमें दूसरी ध्वनि की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये स्वरों की कैटेगरी में नहीं आते। और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उनको व्यंजन कहते हैं। तो ये इनका जो रूप है वो तो स्वर के आकार का है, दोनों में है, स्वर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इनके अंत में जो ध्वनि आती है, अंग, ग की आ रही है, है की आ रही है, जो ध्वनि है वो खुद क्या है? एक प्रकार से व्यंजन है। तो व्यंजन परिभाषा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, इसलिए इनके अलग कैटेगरी बना दी, ना स्वर है ना व्यंजन है, फिर भी इनका हम भाषा में प्रयोग करते हैं। अंग एक प्रकार से अनुस्वार के रूप में इसको लिखते हैं, जैसे ये अंग लिखना पड़ा तो ऊपर ये अनुस्वार की ध्वनि है, तो ये भी अंग की साउंड है, तो साउंड के हिसाब से। और अह का प्रयोग हम विसर्ग के आधार पे करते हैं, जैसे अतः शब्द है, इसका हम प्रयोग विसर्ग की ध्वनि के आधार पे करते हैं, यानी इनका यूज होता है, लेकिन इनकी जो कैटेगरी है वो अलग बना दी, ना स्वर है ना व्यंजन है। तो आपके ये हो गए। अब बात करते हैं हम आगत की। टोटल हमारे 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त वर्ण, 2 अयोगवा वर्ण, तो टोटल हमारे 52 वर्ण यहाँ पे हो जाते हैं। अब हम इनमें से कुछ एक और बातें हैं जो कॉमन है। आगत या ग्रहित वर्ण किन्हें कहते हैं? आगत का मतलब होता है आए हुए, जो अन्य भाषाओं से आ गए हैं। ग्रहित का मतलब ग्रहण कर लिए, हमने स्वीकार कर लिए, जिनको हमने हिंदी और संस्कृत के अलावा अन्य भाषा के शब्दों को भी हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया, परमिशन दे दी यूज करने की, आने की, वो होते हैं आगत वर्ण या ग्रहित वर्ण। ये देख सकते हो इनकी ए और ओ के बीच की साउंड होती है, जो मोस्टली आपको इंग्लिश के शब्दों में या अरबी फारसी के शब्दों में मिलते हैं, और मोस्टली इनका यूज होता है अरबी के शब्दों में। तो ये एक प्रकार से आगत हमारे पास वर्ण है। इसके बाद जय है, फ है, इनके नीचे डोट लगी है, चिन्ह सा लगा है, जिसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। ये आपको अरबी और फारसी या उर्दू के शब्दों के नीचे लगता है, तो ये भी हमारी आगत वर्णों में इनको लेते हैं, अन्य भाषा से आए हुए शब्द है। इसके बाद विसर्ग क्या होता है? 2 खड़े बिंदुओं के चिन्ह को विसर्ग कहते हैं। आपको देख भी रहे हो आप यहाँ पर 2 खड़े जो चिन्ह हैं, ये ऐसे आकार के, इनको हम क्या कहते हैं? विसर्ग। ये अतः, प्रातः, क्रमशः, पूर्णतः, विसर्ग का उच्चारण है ध्वनि के समान होता है, यानी इनका जो उच्चारण हम है ध्वनि के जैसे करते हैं। इसके बाद मात्रा। मात्रा का मतलब क्या होता है? स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, उनको हम मात्रा कहते हैं। मात्रा का मतलब समय से भी लिया जाता है, वाचन में जो समय लगता है, जैसे क है, कम टाइम लगा, ए ध्वनि है, का ज़्यादा टाइम लगा, मतलब आ ध्वनि है, इसके साथ आ की मात्रा है। क प्लस आ की मात्रा इसमें जोड़ दी तो हमने का बन गया, क प्लस री की मात्रा जोड़ दी तो क्री बन गया, री की मात्रा है। तो इस तरीके से मात्रा की पहचान भी कर सकते हैं, मात्रा का मतलब समझ सकते हैं, छोटी या बड़ी या लघु या गुरु ध्वनि जिसको कहते हैं, बड़ा जो इसकी जो साउंड है, ध्वनि है, उससे पहचान कर सकते हैं। तो ये आपका वर्णमाला का जो टॉपिक था। आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया, आप हमें बता सकते हो।
अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। इसके अलावा मैं आपको इसके साथ एक और जानकारी भी दे सकता हूँ, जो सभी क्लासों के लिए, खासकर प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए या 8th क्लास तक के बच्चों के लिए अति आवश्यक जानकारी है। कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, अपने साथियों के तो ज़रूर शेयर करें। तो वर्तमान समय में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया संपर्क बैठक ऐप, यानी एक एप्लीकेशन है जिसको संपर्क बैठक का नाम दिया गया है। इसमें संपर्क दीदी आप लोगों से संपर्क करके आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, या घर बैठ करके आपको जो शिक्षा है, गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है, बहुत ही बढ़िया क्लासेस हैं इनके अंदर, आप देख सकते हो। तो घर बैठ करके आपके, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, खासकर हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। तो आप प्ले स्टोर में जा करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो पेरेंट्स हैं, उसके अभिभावक हैं, उनके लिए अलग इसमें 4 कॉलम दिए गए हैं। तो आप वहाँ जा करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड, या उसमें आप अपना जो पूरी की पूरी जानकारी जैसे जैसे मांगती है एप्लीकेशन, वो आप फिल कर सकते हो। टीचर्स के लिए इसमें है, जो मेंटर्स हैं उनके लिए भी हैं, यानी सब लोगों के लिए अलग प्रकार से इसमें जो कार्यविधि है वो दी गई है। तो आप प्ले स्टोर में जा करके इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने घर के छोटे बच्चों के साथ, अपने क्लास के बच्चों के साथ इसको शेयर करें। उसमें जो जानकारी है वो शेयर करें उनके साथ। तो इसका बहुत फ़ायदा है हम लोगों के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लासेस का। ये भी इसी से जुड़ी हुई बात है। तो शिक्षा मंत्री ने प्राइमरी के बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अभिभावक बच्चों के साथ बैठकर उनको पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो दिखाकर उनके शिक्षण के काम को रख सकते हैं जारी। यानी इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है, घर बैठ करके पढ़ने का जो काम है, वो आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐप्स पहले से प्रोवाइड करवा दी गई है और धीरे धीरे करके इसमें और सी सब्जेक्ट के जो वीडियो है वो डाले जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करें या करवाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।